है। अच्छा, इसमें आपका पेज नंबर है 141। पेज जूम हो जाता है ना। ठीक है, ये हमारा। अच्छा जी, मैं मीटिंग ज्वाइन कर लूँ ताकि मुझे जो है ना आपके वो दिख जाए कमेंट्स। ठीक है, मेरे फोन को क्या हो रहा है? अच्छा, आवाज क्लियर है? स्क्रीन शेयर हो रही है? बिल्कुल आवाज क्लियर है? सिग्नल इधर थोड़ी सी कम है। मैम आवाज क्लियर है बट स्क्रीन नहीं शो हो रही। और ऐसे ना बोले मुझे दोबारा से। मैम हमारे पास बुक है तो लाइक खैर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही तो कोई मसला नहीं। ठीक है, ओके, ये तो फिर ठीक हो गया। फिर मैं आपका जो ना जूम खोल सकती हूँ ताकि मुझे उधर कमेंट दिख जाए और मुझे ज्वाइन ना करना पड़े। चलो ठीक है, सबके पास है। अच्छा बच्चे, 11 बस मेरे ख्याल है, इतना नहीं आना है। कोई मसला नहीं। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने लगे हैं 51 से। A policeman was sent to you because his urine has some opioid and other drugs found. What will be his response? तो पेशेंट जो है वो ना डिनाइल में होगा। ठीक है, वो सबसे पहले कहेगा मैं तो कुछ नहीं किया, तो वो डिनाइल में होगा। 52 है, हेपेटाइटिस मोस्ट लाइकली प्रोग्रेस इन क्रोनिक लिवर डिजीज। तो ये आपका जो है हेपेटाइटिस सी जो है मोस्ट लाइकली होता है तो प्रोग्रेस इन क्रोनिक लिवर डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस स्प्रेड कॉमनली बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन? तो हेपेटाइटिस बी होता है। क्वेश्चन 54 है, वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर हेपेटाइटिस। तो 016 होता है। ये आप समझे, आपका जो पेपर होता है 1 और 6, मतलब ट्वाइस ईयर जो 1 और 6 में इंडक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर हेपेटाइटिस 016 months। क्लाइंबर एट हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया ऑन रिटर्निंग टू बेस कैंप, अडेप्ट्स टू कोल्ड वेदर बाय हीट जनरेशन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो है आपका हीट जनरेशन कर रहा होता है और एंटीरियर हाइपोथैलेमस कूलिंग इफेक्ट कर रहा होता है। विच वन डायरेक्टली कंट्रोल ऑटोनोमस रिफ्लेक्स? प्लीज रिमेम्बर एंड पेज नंबर। अच्छा, पेपर आपका है पेज नंबर है 142। पेपर आपका रेडियोलॉजी 20 नवंबर आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर आपका है 56। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट कंट्रोल ऑटोनोमस रिफ्लेक्स सिस्टम? ठीक है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस आपका जो है थ्रू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक, और जो है इसमें आपकी होम्योस्टेसिस सारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट और थ्रू जो है ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, दोनों इसके नाम होते हैं। तो ये आपका हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब फीडबैक और सारे रेगुलेशन और मेंटेनेंस वगैरह के लिए। ठीक है, तो यह आपका हाइपोथैलेमस कर रहा होता है ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स सिस्टम को। अ पेशेंट कांट abduct and adduct his finger is due to damage of which of the following nerve? तो ये आपकी अल्नर नर्व होती है। पैड और डैब जो होती है ना, डैब का ये होता है डी से डोर्सल इंट्रोशिया और एब से एबडक्शन। तो डोर्सल इंट्रोशिया आपके एड सॉरी एबडक्शन करा देते हैं, और पैड का होता है पी से होता है पाल्मर इंट्रोशिया, और एड एडी का मतलब होता है अडक्शन। ठीक है, तो ये नीचे दिया हुआ, तो ये आपकी जो है ना अल्लर नर्व सप्लाई कर रही होती है। अ पर्सन हु इज अनेबल टू बटन एंड होल्ड पेन ड्यू टू डैमेज ऑफ, ये भी हमने पढ़ा है। ये आपका ओपोनेंस पॉलिसिस से मसल की वजह से होता है, और उसको सप्लाई आपकी मीडियन नर्व करती है। अ पर्सन कॉट स्टेप ऑन अपर आर्म एंड फ्लोर ऑफ एक्सरसाइज तो द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी डैमेज? स्ट्रक्चर पूछा है तो इंटरकोस्टल ब्रेकियल आर्टरी कहेंगे। अगर वो नर्व मेंशन करते हैं तो फिर आप एक्सिडेंट नर्व चूज करेंगे। एओर्टिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल? तो ये आपका रैपिड इजेक्शन फेज। ठीक है, रिड्यूस इजेक्शन फेज इज ग्रेटर देन रैपिड इजेक्शन फेज।
हाइपोस्पेडियसिस ड्यू टू abnormality ऑफ यूरोजेनिटल फोर्स। ठीक है, तो पहले में जो मैंने आपको पहले जो पेपर किया उसमें वो पिक्चर दिखाई थी हाइपोस्पेडियसिस और एपिस्पेडियसिस की। तो जो हाइपो होता है वो यूरोजेनिटल फोल्ड से होता है, और जो आपकी एपिस्पेडियसिस होता है वो आपका डिफेक्टिव जेनिटल ट्यूबरकल की वजह से होता है। साथ जो नीचे मेंशन है ना इसके, कि एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर के साथ एसोसिएटेड होता है, ये भी आपके एमसीक्यूज है। थाइमस ओरिजिनेट फ्रॉम तो एंडोडर्म ऑफ थर्ड फ्रिंजियल पाउच पाउच, तो इसको थर्ड थाइमस याद रखेंगे आप। ठीक है, थर्ड थाइमस। तो आपको पता चल जाएगा एंडोडर्म ऑफ थर्ड फ्रिंजियल पाउच। ठीक है, एंडोडर्म भी याद रखना है। वैसे ही इसे थर्ड फ्रिंजियल पाउच पूछ लेते होते हैं, इधर इधर उन्होंने जो ना एक्टो और एंडो से कंफ्यूज करना, तो अच्छा वैसे फोर्थ लिखा हुआ है, लेकिन आपने एंडोडर्म ऑफ थर्ड फ्रेंजियल पाउच पूरा याद रखना है। क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स कैरिड बाय विच नर्व, तो ये आपकी जेनिटोफेमरल नर्व चूज करनी है इधर आपने, और अगर वो एफरेंट और इफरेंट को जो है स्पेसिफिक कर दें तो फिर आपने उस हिसाब से चूज करनी है। जैसे नीचे एक क्वेश्चन है आपका 64, एफरेंट फाइबर ऑफ क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स आर कैरिड बाय, तो आपका इलियोइंग्वाइनल नर्व से होती है। जो आपके एफरेंट होता है एक तो फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व और इलियोइंग्वाइनल, और जो इफरेंट होते हैं वो जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व। चाइल्ड हैविंग मेकल्स डायवर्टिकुलम इज हैविंग ब्लीड पर रेक्टम, इट इज ड्यू टू, तो आपका एक्टोपिक गैस्ट्रिक टिश्यू होता है। ठीक है, एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो है आपका, ये abnormal लोकेशन पे, एक्टोपिक इसलिए कहते हैं क्योंकि abnormal लोकेशन पे होता है प्रेजेंट। ठीक है, अब जो when the this when this tissue is present in GIT and begins to function like stomach tissue, it can produce acid and digestive enzyme which lead to such as ulceration, inflammation and bleeding। ठीक है, इसने तो नॉर्मल म्यूकोजा ने अपना काम करना है, एसिड सिक्रीशन करनी है, लेकिन ये जिस जगह पे प्रेजेंट होगा वहां पे जो है अगर एसिड प्रोडक्शन होगी तो उस जगह की अल्सरेशन, इन्फ्लेमेशन और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगर आपका एक्टोपिक जो है गैस्ट्रिक टिश्यू अगर आपका प्रेजेंट है तो वहाँ अब्नॉर्मल जगह पे, ठीक है, एक्टोपिक है, तो वो फिर आपकी कॉम्प्लिकेशन होती है ब्लीडिंग पर रेक्टम उसकी। ठीक है, क्योंकि बाकी का जो जीआईटी है ना आपका वो अडेप्टेड नहीं होता एसिड सिक्रेशन को हैंडल करने के लिए, ये सिर्फ आपका स्टमक होता है। तो अगर आपका स्टमक के अलावा कहीं भी म्यूकोजा प्रेजेंट होगा, उसने अगर आपका जो है गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करवाया, तो वो जहाँ भी प्रेजेंट होगा वहाँ उसकी अल्सरेशन, इन्फ्लेमेशन और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर वो ब्लीड आपकी पर रेक्टम आ जाती, मतलब रेक्टम से आ रही होती है, तो उसको कहते हैं ब्लीड पर रेक्टम इन एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोजा। ठीक है, सिंपल चीज है ये। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर है, बेबी प्रेफर फीडर इंस्टेड ऑफ मदर ब्रेस्ट ड्यू टू क्लेफ्ट सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, एक तो मैं आपको जो है अभी जो मजीद एमसीक्यूज हैं उसकी पिक्चर भेज देती हूँ, और जो बाकी की है ना इनकी मैंने आपको पिक्चर ना भेजी हुई है सबकी। अच्छा, मैं आपको जो है ना ये वाली एमसीक्यू जो आएंगे उनकी पिक्चर्स भेज देती हूँ, इजी रहेगा अपने को। साथ साथ आप चाहे ना अपने ग्रुप की वो पिक्चर्स खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना सॉफ्ट क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट सॉफ्ट पैलेट की जो है पिक्चर मैंने भेजी हुई है। ठीक है, वो पूरा क्लेफ्ट नहीं होता, लेकिन छोटा सा एक ना सॉफ्ट क्लेफ्ट कहते हैं, एक थोड़ा सा सिर्फ क्लेफ्ट होता है, उसमें बेबी का जो है ना वो सक नहीं कर पा रहा होता उतनी फोर्स से जितना नॉर्मली उस बेबी सक करते हैं। ठीक है, तो वो ब्रेस्ट को उतनी जोर से सक नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर इतनी वो होती नहीं है, तो वो फीडर को प्रेफर करता है इसलिए। ठीक है, as a resident in pediatrics, you are called to see newborn who has unilateral cleft lip and unilateral cleft of the primary palate. This condition is most likely the result of, तो ये आपका failure of fusion of maxillary prominence with medial nasal prominence। ठीक है, मेरे एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, क्लेफ्ट और लिप दोनों के दिए। मैकेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज, तो ये आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग टी सेल्स होते हैं। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स होते हैं आपके वो CD4 होते हैं, CD4 सेल्स एंड हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये आपके ट्यूबरकुलिन टेस्ट में होते हैं। 25 years old patient having depigmented skin lesion on back, lip and cheeks. There is family history of diabetes. What is suitable pathogenesis of this disease? तो ये autoimmune होती है। ये मोस्ट लाइकली आपके जो ना विटलाइगो की तरफ सिनेरियो है कि उसके डिपिगमेंटेड स्किन है। ठीक है, वाइट पैचेस जो होते हैं, तो उसकी लिप्स, चीक्स और बैक पे हैं, तो ये आपकी ऑटोम्यून होती है विटलाइगो भी। A middle-aged woman with increased TSH, low T3, T4, तो ये आपका होता है hypothyroidism। A patient with Addison disease present in emergency in which complication, तो एडिसन्स में आपका हाइपरक्लीमिया, हाइपरक्लीमिक पैरालिसिस होता है, या फ्लैसिड पैरालिसिस या हाइपरक्लीमिक पैरालिसिस। एडिसन्स में आपका, आपको पता है एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती है, आपका एल्डोस्टेरोन भी नहीं रिलीज हो रहा होता है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? पोटेशियम को एक्सक्रीट कराना। एल्डोस्टेरोन नहीं होगा, पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होगा, हाइपरक्लीमिया होगा, और हाइपरक्लीमिया का
वो होता है कि उसने हाइपरक्लेमिक पैरालिसिस करा देनी है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्रिएटिंग ट्यूमर सीरम फाइंडिंग विल बी हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड आपका जो है ना एल्डोस्ट्रोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है। अच्छा, अब मुझे आप लोगों में से कोई बताएगा एल्डोस्ट्रोन के फंक्शंस, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट्स पे, ये सोडियम के साथ क्या करता है, पोटेशियम का क्या करता है, और हाइड्रोजन के लिए क्या करता है? पोटेशियम डिक्रीज करता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए क्या करता है? जी क्या बता हो, हाँ एक्सक्रीशन करवाता है। नहीं 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 डॉक्टर अनीला, नो। आपने इसको, एक्सक्रीट करेगा ल्यूमिन। हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करेगा, ये सोडियम को इन्होंने, उसका मेन फंक्शन ही सोडियम को अब्सॉर्ब कर, रिटेंशन। ये रिटेन कर और रीअब्सॉर्ब करवा रहा होता है, ठीक है। एक मोमेंट के लिए मैंने कहा डॉक्टर नीला क्या बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये सोडियम और पोटेशियम दोनों को एक्सक्रीट करा रहा होता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ osmolarity करवाता है, ठीक है, वो है, लेकिन मैं इलेक्ट्रोलाइट्स का पूछ रही थी। सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवा रहा था और एक्सक्रीट करा रहा होता है आपके पोटेशियम और हाइड्रोजन को, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन आपका जो है सारा जो है एक्सक्रीट हो जाएगा, क्योंकि आपका एल्डोस्टेरोन बहुत ज्यादा है, तो उसने जो पोटेशियम को भी ज्यादा एक्सक्रीट करा देना है, हाइपोक्लेमिक करा देना, और पोटेशियम को भी। तो फिर कैल्शियम के लिए कंपटीशन कम हो जाएगा एल्ब्यूमिन से बाइंड का, ठीक है। तो कैल्शियम जो है आपका एल्ब्यूमिन से बाइंड कर जाएगा, तो सीरम में उसका लेवल कम हो जाएगा, तो उसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। ये इसकी वो है पीछे, हाइपोकैल्सीमिया की कॉज। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, नोजिया, स्टैंडर्ड एंड जॉन्डिस, पेन इज गोइंग टू शोल्डर रीजन एंड अपर बैक विच कंडीशन, तो ये आपका कोलिसिस्टाइटिस होता है, पता टिप ऑफ शोल्डर पे कोलिसिस्टाइटिस स्टार्ट होता है। स्टैब वुंड इन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस विच इज 4 सेंटीमीटर डीप, डैमेज विच स्ट्रक्चर, तो ये आपका राइट पेरिकार्डियम होता है, सॉरी। अगर आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, सॉरी सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, तो वो आपका आईवीसी होता है। सिक्स्थ इंटरकोस्टल कार्टिलेज होता है, वो राइट एट्रियम होता है। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है, वो आपकी पेरिकार्डियम होती है वहाँ, ठीक है। पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस इज कैरिड बाय तो फ्रेनिक नर्व, डायफ्राम इज नॉट फॉर्म बाय तो वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, ठीक है। सर्वाइकल सोमाइट्स का पिछला एमसीक्यू आया था, ये बनता है सर्वाइकल सोमाइट से, सेप्टम ट्रांसवर्सस ट्रांसवर्सम से भी, और जो वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम उससे नहीं बनता। अच्छा, वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम का लिगामेंट कोई मुझे बताएगा? ये हम लोगों ने एमसीक्यू में किया था, डोर्सल और वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम। वो वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, हाँ फाल्सिफॉर्म, बहुत दूर से आवाज आ रही है, ऐसा क्यों? हाँ फाल्सिफॉर्म लिगामेंट वो होता है, ठीक है। अच्छा, फीमेल विद आईयूसीडी कंप्लेन ऑफ हैवी ब्लीडिंग ऑन एग्जामिनेशन बेसोफिल कॉलोनीज आर सीन व्हिच ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, तो आपका एक्टिनोमाइसीट्स होता है आईयूसीडी के साथ, मोस्टली एसोसिएटेड आपका जो है ना एक्टिनोमाइसीट्स होता है, ठीक है। क्रोनिक फंगल इन्फेक्शन विद राइनोसाइनोसाइटिस कॉजिंग मीडियल इरोजन एंड ग्रेनुलोमास, तो ये आपका एस्परजिलस का रहा होता है, राइनोसाइनोसाइटिस और ग्रेनुलोमास भी। A 40-year-old man came in ER with complaint of body weakness and complaint and oliguria. He gave history of taking some drug for weight gain from General Quack. Urine detail report: urine specific gravity is 1.0. यूरिया क्रेट इज रेज, एएलटी स्लाइटली रेज, यूरिन कैल्शियम इज रेज, ठीक है। इसमें कैल्शियम रेज है, तो ये आपका नेफ्रोकैल्सिनोसिस है। A newly married female came with right iliac fossa pain. Her TLC 12,000. She has fever and vomiting. Her LMP 3 weeks back. ठीक है, ये इसके एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट किया, LMP 3 weeks बैक है। तो ये आपका होता है पेंडिसाइटिस, ठीक है। टीएलसी भी रेज, तो आपके पेंडिसाइटिस की पेन है। टाइप ऑफ फ्लूइड ड्यू टू पेंडिसाइटिस इज एक्सुडेट, जो आपके इन्फ्लेमेशन वगैरह इन्फेक्शन वगैरह में होती है ना, वो एक्सुडेट होता है आपका फ्लूइड। Husser's membrane from hypoblast will make boundary of exoslomic cavity, ठीक है। इसके Husser's cavity भी कहते हैं और exoslomic cavity भी कहते हैं। A patient suffering from generalized edema and frothy urine, renal biopsy was done and there were pink foam cells in tubules. This is due to, तो आपके absorption of proteins की वजह से होती है, ठीक है। पिंक, एक तो उसको जनरलाइज्ड एडीमा है, ठीक है। और दूसरा उसका फ्रोथी यूरिन आ रहा है, और जो उसके ट्यूब्यूल्स की जब बायोप्सी ली तो उसमें पिंक फॉर्म सेल्स थे, जिस जो कि आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन की वजह से थे। पेशेंट इज हैविंग राइनोसाइनोसाइटिस एंड नेजल पॉलिप विद द फंगस इन्वेडिंग लेमना पेपरेशिया, ठीक है। ये जो अभी तक मैंने एमसीक्यू देखा था, जब बच्चे ने पूछा जो क्लास लेता है, तो फिर मुझे थोड़ा सा हुआ। मैंने आपको इतनी दफा बताया कि राइनोसाइनोसाइटिस दोनों में होता है, एस्परजिलस में और म्यूकर में, लेकिन इसमें इन्वेडिंग होता है, ये इन्वेड कर जाता है आपके लेमना पेपरेशिया को, ठीक है, म्यूकर का। और दूसरा सेपरेट और नॉन सेपरेट दिया होता है, सेपरेट आपका एस्परजिलस होता है, नॉन सेपरेट आपका म्यूकर होता है, और सूडो सेपरेट जो है आपका कैंडिडा होता है।
बी यू एन क्रेट रेशियो ग्रेटर देन 20 कॉस, तो ये आपका प्री रीनल एजोटीमिया होता है, और अगर लेस देन 20 होती है आपका पोस्ट रीनल एजोटीमिया होता है। और प्री रीनल एजोटीमिया में मोस्टली आपका जो है ना ब्लड फ्लो या परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज होती है किडनीज की, ठीक है, किडनी से पहले का इशू होता है, इसलिए उसको प्री रीनल एजोटीमिया कहते हैं। ऑन इंस्पिरेशन विच कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर डिक्रीजेज। नॉन डायबिटिक में हाँ हो सकता है ये, आप वो ना एक ये किसी ने डिफरेंशिएट किया होता है कि राइजोपस डायबिटिक में और वैसे म्यूकर, वैसे दोनों सेम होते हैं, लेकिन राइजोपस सिर्फ एक जगह मेंशन था और वो भी उसका एराटा में ठीक किया हुआ था, वो म्यूकर ही किया हुआ था। नॉन डायबिटिक में भी हो सकता है कि हर जगह मेंशन नहीं होता डायबिटिक पेशेंट। कि आगे ऑन इंस्पिरेशन विच कार्डियो वेस्कुलर पैरामीटर डिक्रीज, तो ये आपका होता है डिक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर विद डायलेटेशन ऑफ थोरेसिक वेन्स। ठीक है। अच्छा अब, अच्छा इसका है, मैं बताती हूँ आपको। एक आप लोगों ने ना उसमें सीक्वेंस पढ़ा होगा, जब आपका इंस्पिरेशन होता है तब क्या चेंजेस होते हैं, किसी को याद है? डबल ए में तो लाजमी लिखा हुआ है ये, किसी को नहीं याद? अच्छा, जब आपका इंस्पिरेशन होती है ना, जो आपका इंट्रा प्लूरल प्रेशर है वो मजीद मोर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, उससे आपकी एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट होती है और पूलिंग ऑफ ब्लड होती है पल्मोनरी वेजल्स में, जैसे इधर डायलिटेशन बताई हुई, ठीक है, पल्मोनरी वेजल्स में आपके पूलिंग हो जाती है ब्लड की। फिर आपका डिक्रीज रिटर्न टू लेफ्ट एट्रियम, फिर डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, और फिर डिक्रीज पल्स वॉल्यूम। ठीक है। ये आपका ना पूरा वो सीक्वेंस लिखा हुआ है उसमें डबल ए में, अगर किसी को मिले ना ग्रुप में जरूर शेयर करना, उसके दो तीन हैं और उसके एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है। जब डीप इंस्पिरेशन होती है तो आपका जो है इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो मजीद नेगेटिव हो जाता है, इधर डिक्रीज लिखा हुआ है, या वो मोर नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन ज्यादा हो जाती है और पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है आपकी पल्मोनरी वेजल्स में। फिर उसकी वजह से आपका जो वेनस जो रिटर्न है वो डिक्रीज कर जाता है लेफ्ट एट्रियम में, उसकी वजह से आपका फिर स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है, फिर डिक्रीज पल्स वॉल्यूम कर जाता है। ये आपने बस थोड़े से पॉइंट याद रखने हैं। तो लेकिन इसके ना डबल में लाजमी कोई शेयर कीजिएगा, अगर मेरे पास कहीं मिले तो मैं आपको भेज दूंगी। अच्छा, 87 है राइबोफ्लेविन कंबाइंड विद फोस्फेट टू फॉर्म, तो ये आपका एफएडी और एफएमएन होता है, ठीक है। राइबोफ्लेविन जो है लीड्स टू एफ राइबोफ्लेविन काइनेज जो है वो लीड टू एफएमएन फ्रॉम राइबोफ्लेविन, वेयर एफएडी सिंथेज लीड्स टू एफएडी, ठीक है, इनके जो है, यस, डीप इंस्पिरेशन में आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है। कमेंट खुल नहीं रहे। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीजेस, यस, डिक्रीज करता है आपका ये। ठीक है। जो राइबोफ्लेविन काइनेज है वो एफएमएन बनाता है राइबोफ्लेविन से, और जो एफएडी सिंथेज है वो एफएडी बनाता है फ्रॉम एफएमएन। ठीक है। तो ये दोनों आपके जो एफएडी एफएमएन है ये आपको राइबोफ्लेविन से बनते हैं। डायरेक्ट इंग्वायरल हर्निया इज ड्यू टू डिफेक्ट इन, तो आपके फेशियल ट्रांसवर्स एलिस में डिफेक्ट होता है, वहां से आपका डायरेक्ट हर्निया प्रोट्रूड कर रहा होता है। डक्टस डेफरेंस डिफर फ्रॉम अदर ड्यू टू इट हैज थ्री मसल लेयर्स, डक्टर डेफरेंस की थ्री मसल लेयर्स होते हैं और इसकी मस्कुलर थिक लेयर होती है बाकी की निस्बत। वेसल एट द बेस ऑफ ब्लैडर लाइज इन विच लिगामेंट, तो आपकी डोर्सोलेटरल होती है, इसको हमेशा इस तरह याद करता है, आप ब्लैडर को एक टीवी की तरह समझो और उसके पीछे जाके ना केबल लग रही होती है। पहले जो टीवीज में पीछे की तरफ केबल लगा रहे होते थे, ठीक है, डोर्सोलेटरल में लेटरल साइड से केबल आके पीछे केबल लग रही है, और ब्लैडर आपकी टीवी की तरह है, तो वो फिर आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो ब्लैडर में बेस ऑफ डीप इंसुलेशन में कोई वेनस इंक्रीज बट टू स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेनस रिटर्न इंक्रीज क्यों होता है डीप उसमें? ये मैंने गाइटन की पिक्चर शेयर की हुई थी ग्रुप में, एक मिनट में आपको बताती हूँ। ठीक है। इसमें एवरी टाइम अ पर्सन इंस्पायर्स द प्रेशर इन thoracic cavity becomes more negative than usual, causing the blood vessel in the chest to expand. This reduces the quantity of blood returning to the left side of the heart, thereby momentarily decrease cardiac output and arterial pressure। ठीक है। ये इसकी गाइडन एंड हॉल की पिक्चर भी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर की है, डिक्रीज ही होता है। ठीक है, मैं बता रही थी। अच्छा, मुझे भूल गया तभी। अच्छा, अ चाइल्ड एक्सरे शोइंग यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, व्हाट इज द कॉज, तो ये आपका पीयूजी होता है, ठीक है, पेल्विक यूरेटेरिक जंक्शन है, ये आई थिंक एस18 में गलत लिखा हुआ है, या किसी बुक में किसी बच्चे ने पूछा था। तो जो आपके चिल्ड्रन में चाइल्ड में जो होता है ना वो पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, उनका वो पीयूजे में होता है।
द सेंटर फोर्स शू शेप किडनी, तो वो आपकी इंफीरियर मेजेंटेरी आर्टरी से प्रिवेंट हो रही होती है। टीनेजर प्लेइंग विद गन शोल्डर सडनली इंजर्ड द एट राइट साइड जस्ट लेटर टू रेक्टस एब्डोमिनस एट द लेवल ऑफ नाइन्थ इंटरकोस्टल कार्टिलेज टिप स्ट्रक्चर इंजर्ड मोस्ट लाइकली, तो ये आपका फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर है। ठीक है, एक तो राइट साइड है और दूसरा है नाइन्थ इंटरकोस्टल कार्टिलेज, तो वो गॉल ब्लैडर है, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो ड्यू टू, तो ये आपका इंक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर है। ठीक है, जो आपके लिम्फेटिक फ्लो को आपको पता है इंटरेस्ट, जब आप अगर आपका ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो फ्लूइड आपका इंटरस्टिशियम में ज्यादा होगा, इंटरस्टिशियम में। ठीक है, और फिर वो लिम्फेटिक फ्लो जो होता है ना, वो उसको उस फ्लूइड को लेके जा रहा होता है जो आपके इंटरस्टिशियम में होता है। तो या तो हेमरेज हो या आपका इंक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर हो, तो ये आपका डिक्रीज कर देते हैं लिम्फेटिक फ्लो को, क्योंकि वो फ्लूइड जाने नहीं देते इंटरस्टिशियम में। अच्छा, यूरेटर कैन बी डैमेज एट पेल्विक ब्रिम वाइल लाइगेटिंग, तो ये आपके ओवेरियन आर्टरी है। ठीक है, कल क्वेश्चन था कि यूरेटर डैमेज वाइल लाइगेटिंग ओवेरियन आर्टरी एट, तो आपने पेल्विक ब्रिम चूज किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम स्टोरेज ऑफ आयरन, तो वो आपकी फेरेटिन में होती है। ठीक है, एक्सेस आयरन किस में स्टोर होता है? मैक्सिमम तो आपका फेरेटिन। हेमोसिड्रीन। हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसमें ऐसे याद रखना, टिन में स्टोर किया हुआ है। ठीक है, आयरन को टिन में स्टोर, फेरेटिन में स्टोर। पेशेंट प्रेजेंट विद पेन इन लंबर रीजन, स्टोन एट पीयूजे, पेन अराइजिंग फ्रॉम विच सेगमेंट, तो ये आपका T12 to L2 है। और अगर रेंज T12 L2 ना दियो तो आप L2 चूज कर सकते हैं अगर दिया हो। फीचर कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ शॉक, तो ये आपका होता है टिश्यू हाइपोक्सिया। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन ही है शॉक की, हाइपोक्सिया होता है उनमें। ठीक है, परफ्यूजन डिक्रीज होती है, तो ऑल टाइम में ही होता है टिश्यू हाइपोक्सिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर लीडिंग टू डिक्रीज वुंड हीलिंग, तो ये आपका टिश्यू हाइपोक्सिया होता है। ठीक है, इनमें से टिश्यू हाइपोक्सिया अदरवाइज एक स्टेम आती है कि लोकल कॉज के होते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन होती है। एक क्वेश्चन आता है सिस्टेमिक कॉज के होते हैं तो आपका डायबिटीज मेलाइटस होता है। ठीक है, वुंड पुअर वुंड हीलिंग का। 11-year-old boy having polydipsia, polyphagia, polyuria, weight loss with fasting hyperglycemia, what is the diagnosis, तो ये आपका IDDM होता है। ठीक है, बच्चों में यूजली आप इंसुलिन डिपेंडेंट ही बच्चों को डायबिटीज मेलाइटस होता है। ठीक है, 11 साल के बच्चों को इंसुलिन नहीं दे रहे होते आप, टाइप 1 होता है उनको। इंफीरियर पैराथायरॉयड इज सप्लाइड बाय, तो इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। पैराथायरॉयड के कल हमने पढ़ा था कि जो सुपीरियर फोर ऑल फोर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर सप्लाइड बाय इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, which is of following nerve is damaged during ligation of inferior thyroid, तो ये आपके रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है। ठीक है, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व आपकी जो है सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी को करते हुए, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज होते हैं आपकी इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी को लाइगेट करते हुए। 85-year male patient complain of lower backache. Doctor during examination noticed outgrowth with tuft of hair at L5. What is your diagnosis? सिर्फ उन्होंने tuft of hair दिया हुआ, ना meninges दिए ना न्यूरल टिश्यू दिया। ठीक है, तो आप स्पाइना बाइफिडा और कल्टर लगाएंगे। A child born with a mass at lumbar region with the meninges without neural tissue, it is in it. This is due to, ठीक है, meninges दिए without neural tissue, तो आपका स्पाइना बाइफिडा विद meningoceal है। Patient after post-thyroidectomy develop hoarseness of voice. Examination reveals sluggish movement. अच्छा, sluggish movement of vocal cord. Where damage related to which area? तो ये आपका मिडल मेडुला होता है। ठीक है, अच्छा तो मेडुला में आपकी कितने नर्व्स होती है? 9, 10 और 11। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह याद रखना है, मिड ब्रेन में जो होती है ना आपकी, वो होती है 3 और 4। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका पोन्स, उसमें आपके पोन्स के 4 वर्ड हैं, तो 5, 6, 7, 8। ठीक है, चार ही आपकी उधर नाउस होती है। फिर मेडुला आ जाता है, उसमें आपके जो हैं ये 9, 10 और 11 होती है। ठीक है, स्पोर्ट आर रेजिस्टेंट ड्यू टू, तो ये डिपिकोलिनिक एंड कैप्सूल थिकनेस की वजह से जो है ना वो रेजिस्टेंट होते हैं। देर वॉज हेमी सेक्शन ऑफ वर्टिब्रा, वट विल बी लॉस्ट कॉन्ट्रालेटरल, आपको पता है जो स्पाइनोथर्मिक ट्रैक होता है वो आपका कॉन्ट्रालेटरल जाता है। तो पेन एंड टेम्परेचर जो है और क्रू टच और प्रेशर, तो इसमें से सिर्फ वार्मथ दिया हुआ, टेम्परेचर दिया होता है, वार्मथ को चूज करेंगे। ठीक है, रिगार्डिंग डक्टस आर्टरियोसिस, तो क्लोजेज एट बर्थ ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आपको पता है डक्टर आर्टरियोसिस राइट आफ्टर बर्थ जो है ना आपका क्लोज होता है। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 109, डक्टस आर्टरियोसिस इज प्रेजेंट बिटवीन, तो ये आपका है राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। इसका मोस्टली ना लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लिखा होता है, लेकिन इधर ऑप्शन ही सिर्फ यही राइट है, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। ठीक है, कुछ टाइम्स में लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लिखा होता है, कहीं राइट लिखा होता है, पर आपने लेफ्ट चूज करना है अगर दोनों ऑप्शन में हो।
आईजी एंटीबॉडीज प्रेजेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये मास्ट सेल्स में प्रेजेंट होती है। लंग वॉल्यूम रिमेन इन द लंग्स, तो ये आपका एफआरसी होता है। अब आप आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन तो आपका एफआरसी होता है, और अगर फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो तो उसमें आपका जो है ये टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है। अच्छा, इसका ये एफआरसी क्या होता है? रेजिडुअल मैम। अच्छा सॉरी, रेजिडुअल, सॉरी। अच्छा, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो आपका एफआरसी होता है। एफआरसी जो है उसमें आपकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, ठीक है, विच इज एडिशनल एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? विच इज द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सहेलेशन, ठीक है, फोर्सफुल या मैक्सिमल एक्सहेलेशन के बाद आरवी रह जाता है। एफआरसी आपका नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद रहता है। तो ये याद रखना है, क्योंकि ये हम लोगों ने जो है एमसीक्यू गलत किया था क्विज में या उसमें, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। एफ आर सी फोर्सफुल उसके नाम में है, लेकिन वो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, वो आपका नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद का है। मीडियल अटैचमेंट ऑफ फ्लेक्सर रेटिकुलम, तो ये आपका पीसी फॉर्म होता है। अ पर्सन हु इज अनेबल टू बटन एंड होल्ड पेन ड्यू टू डैमेज ऑफ, ये आपका ओपनंस पॉलिसीज है। स्प्रेन्ड एंकल रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव इन्वर्जन मोस्ट लाइकली डेमोन्स्ट्रेट विच स्ट्रक्चर इज डैमेज्ड, ठीक है। तो आपका जो है इन्वर्जन है, तो आपके लेटरल जो है लिगामेंट, लेटरल मेलियोलस और लेटरल लिगामेंट्स वो डैमेज होते हैं। तो इसमें लेटरल कैल्केनियल लिगामेंट चूज करना है आपने, ठीक है। इसका सीक्वेंस आप लोगों को याद है ना लिगामेंट्स का, लेटरल साइड के। मीडियल में तो सिर्फ डेल्टोइड है, वो इजी है याद रखना। अच्छा, 115 है, ग्रेट सेफनेस व्हेन इज अप्रोच एट विच साइड, साइड तो आपका इंटीरियर टू मीडियल मेलियोलस है, इसको अल्फा कर लें। ये फैब के पेपर में है, और डबल एन इसको पोस्टीरियर लिखा हुआ था, या ठीक है, या मीडियल लिखा होता। ये एंटीरियर होता है, मैंने आपको एस के 18 में यही एमसीक्यू करवाते हुए मैं पिक्चर आपको शेयर की थी। तो वो मीडियल में लो, इसके ना एंटीरियरली सेफनेस वेन आपकी स्टार्ट हो रही होती है, वहां से गुजर रही होती है, ठीक है। एंटीरियर कर लें इसको अल्फा। पावरफुल सुपिनेटर ऑफ फोर आर्म, तो बाइसेप ब्रेकिया इज योर चीफ सुपिनेटर, तो ये पावरफुल भी है, और इसको याद ही ऐसे करते हैं, चीफ सुपिनेटर ऑफ फोर आर्म। अच्छा, हैवी ब्लीड आफ्टर इंजरी बिटवीन बेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टार्सल बोन विच आर्टरीज इन्वॉल्व, तो आपकी डॉर्सालिस पेडिस होती है, ठीक है। अभी मैंने ग्रुप में जो है पिक्चर भेजी इसकी, तो फर्स्ट और सेकंड टार्सल के दरमियान ही डॉर्सालिस पेडिस आपकी पड़ी होती है। इंजरी ऑफ अडक्टर हेलोसिस आर्टरी इज रिलेटेड टू डॉर्सालिस पेडिस, ठीक है। उसमें आपके पिक्चर है एक और ग्रीन सा मसल दिखाया हुआ है आपका, तो वो भी उसमें भी आपके डॉर्सालिस पेडिस रिलेटेड होती है, ठीक है, पिक्चर देख लो आप। नर्व सप्लाई ऑफ मिडियल प्लांटर साइड ऑफ फुट, तो ये आपकी टिबियल नर्व होती है, ठीक है। प्लांटर साइड वो जो फुट के नीचे वाली होती है, ठीक है, उसको सारी को आपकी टिबियल नर्व सप्लाई के लिए, वो फुट की पिक्चर आप मैंने सेंड किए ग्रुप में। साथ साथ पिक्चर्स खोलेंगे ग्रुप वाली ना। एस्पिरिन एट लो डोज जो है आपकी थ्रोम्बोक्सिनेटो को इनहिबिट कर रही होती है, हाई डोज में कॉक्स को इनहिबिट कर रही होती है। पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ फीकल यूरिया विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स द ब्लैडर एंड रेक्टम, ठीक है। तो ये आपका दोनों व्हीलर्स फेशियो होता है, जब आपके यूरिन में भी जो है ना फीकल कंटेंट आ रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर जो है दोनों व्हीलर्स फेशिया वो नहीं होता प्रेजेंट, या डैमेज होता है जो भी, ठीक है। तो वो सेपरेट नहीं कर पा रहा होता ब्लैडर और रेक्टम को। अच्छा, यूरोजेनिटल साइनस और रेक्टम को क्या सेपरेट करा था? अभी हमने एमसीक्यू पढ़ा था पिछले पेपर में, यूरोजेनिटल साइनस और रेक्टम को। बच्चों, यस, यूरोरेक्टल, यस। प्रोटीन सिंथेसिस अकर में ऑर्गेनली, तो आर में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, वेजल एट बेस ऑफ ब्लैडर, वही है क्या टीवी की तरह ब्लैडर, उसके पीछे डोर्सोलेटरल आपने केबल लगा दी है। पेशेंट हैज infarct of left ventricle which is subendocardial and also infarct intraventricular septum, most likely what is the cause? अच्छा, ये आपका है थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन ऑफ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, ठीक है। ये एक एमसीक्यू आता है कि अगर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आपकी जो है ओक्लूड हो गई है, तो क्या जो क्या आपके पार्ट है मोस्ट अफेक्टेड होंगे हार्ट के, तो आपने लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को चूज किया होता है। इधर उन्होंने जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम को बताया हुआ है, ठीक है। और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में तो उन्होंने कॉज पूछी हुई है, तो थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन ऑफ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है, ठीक है। 10 मिनट रह गए मीटिंग है। 17-year old boy is 17-year-old boy, there is chymosis on small injury with only increase in CT and all other investigation are normal, BT, PT, APTT normal, what is the cause? नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा। अच्छा, इसमें जो है ना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं होता, पर्पुरा लेकिन इसमें होता है, क्योंकि ये यूजुअली आपके जो है ना ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू उनके डिफेक्ट की वजह से क्लॉटिंग टाइम होता है, बाकी हर चीज नॉर्मल है, मतलब आपके प्लेटलेट्स काउंट और फंक्शन नॉर्मल है। बाकी भी आपकी कोई हीमोफीलिया वगैरह कोई कॉज नहीं है इनकी पर्पुरा की, ठीक है।
ये आपकी ब्लड वेसल्स ही वीक होती हैं, या उनका कोलेजन का होता है, कनेक्टिव टिश्यू का मसला होता है इनमें। A surgeon was repairing tip of femoral hernia sac which vessel is at risk of injury most commonly, तो आपकी superficial epigastric artery है। ठीक है, ये पिक्चर देखो आप, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की उसी रीजन में प्रेजेंट होती है। विच वन पासिस थ्रू ग्रेटर शियाटिक फोराmen, तो ये आपकी होता है पिरिफॉर्मस। अब इसमें आपने अबव पिरिफॉर्मस और बिलो पिरिफॉर्मस याद रखना होता है। तो थ्रू ग्रेटर शियाटिक नोच आपके पिरिफॉर्मस जाते हैं, और अबव पिरिफॉर्मस आपके सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स, और बिलो पिरिफॉर्मस आपका इंफीरियर ग्लूटिक नर्व एंड वेसल शियाटिक नर्व। ठीक है, और आपके नर्व टू क्वाड्रेटस फेमरस इंटरनल पोडेंडल, ये अपनी याद रखनी है। और लेसर सैग में जो है आपकी टेंडन एंड नर्व, अच्छा लेसर शियाटिक नोच में आपकी टेंडन एंड नर्व ऑफ ऑब्टुरेटर इंटरनस पोडेंडल नर्व इंटरनल पोडेंडल वेसल। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक डायग्नोज्ड एज हैंगमैन फ्रैक्चर इन विच देयर इज फ्रैक्चर ऑफ ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस। ठीक है, इसको हैंगमैन फ्रैक्चर कहते हैं, एक्सिस का जो होता है C2 का जो फ्रैक्चर होता है, और C1 के फ्रैक्चर को जेफरसन कहते हैं। ठीक है, ओडोंटॉइड प्रोसेस सिर्फ आपके एक्सिस में होता है, और ये जो है ये इसके फ्रैक्चर की वजह से जो डेथ होती है पेशेंट, वो जो फांसी पे लटकाए होते हैं, हैंग के होते हैं पेशेंट। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया वाज गिवन टू अ प्रेग्नेंट फीमेल, लिगामेंट पियर्स एट द लास्ट ड्यूरिंग एपिड्यूरल इज लिगामेंट ऑफ फ्लेबम। विटामिन डी एक्टिविटी असेस्ड बाय 25 OH कोलिकैल्सिफेरॉल। ठीक है, लैब में जो आप असेस कर रहे होते हैं वो 25 OH कोलिकैल्सिफेरॉल से कर रहे होते हैं। 1 to 25 विटामिन D3 आपकी एक्टिव फॉर्म है, 24 25 कोलिकैल्सिफेरॉल ये आपकी इंटेस्टाइन में जाती है, जहाँ से कैल्शियम अब्सॉर्ब करवाता है ये पेट। ठीक है, तो ये सारी हैं। अच्छा, डोपामाइन रेगुलेट्स विच वन, तो ये आपका प्रोलैक्टिन को कर रहा होता है। डोपामाइन जो है इनहिबिटर इनहिबिटर होता है आपके प्रोलैक्टिन का। डोपामाइन ज्यादा, प्रोलैक्टिन कम है, अगर डोपामाइन कम है तो प्रोलैक्टिनोमा हो जाता है, फिर वो ज्यादा हो जाता है। फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडेनम सप्लाइड बाय विच आर्टरी, तो फर्स्ट 2 सेंटीमीटर अगर वो मेंशन कर देना तो आपने राइट गैस्ट्रिक आर्टरी चूज करनी है। ठीक है, ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी विच आर्टरी विल बी डैमेज, तो ये आपकी है सिस्टिक आर्टरी। राइट हेपेटिक आर्टरी जो है प्रोक्सिमल सीबी गॉल ब्लैडर को सप्लाई करती है, उसके बाद जो सिस्टिक आर्टरी दे देती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी तो जो नर्व डैमेज हो सकती है वो आपकी सिस्टिक आर्टरी है। पेशेंट हैड एमआई ऑन ईसीजी एसटी एलिवेशन लीड 2 3 AVF, तो ये आपके इंफीरियर वॉल एमआई है, इसमें आपका RCA सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, ड्यूरिंग एंडोस्कोपी 2 year old वुमेन अल्सर्स फाउंड ऑन पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक, इट इज लाइकली टू कॉज ब्लीडिंग बाय कॉजिंग डैमेज टू, तो आपकी उन्होंने पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक दी हुई थी, इसमें स्प्लेनिक आर्टरी होती है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हमने इतनी दफा पढ़ी हुई है, आप एक दफा रीड कर लेना अगर आपको याद ना हो चीजें अभी भी। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंटेड विद इनएबिलिटी टू राइट रीड एंड अंडरस्टैंड मोस्ट लाइकली लीजन इन, तो ये आपका वर्निकी एरिया होता है। ठीक है, कम्प्रीहेंशन लॉस्ट है पेशेंट की, तो ये आपका वर्निकी एरिया है। A woman unable to hold a mug of coffee and image draw of shoulder and hand movement on which part, तो ये इमेज ड्रॉ होती है, जो प्लानिंग होती है वो आपकी प्री मोटर कॉर्टेक्स में होती है। ठीक है, तो प्री मोटर में होती है, और प्राइमरी मोटर, और ये वो एग्जीक्यूशन के लिए होता है, मतलब कि मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन के लिए। और जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस दिन हमने पढ़ा था, ये आपके ना कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। ठीक है, और जो आपकी जैसे शर्ट टीथ ब्रश करना, शर्ट बटन करना, इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं वो भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से होती हैं। ठीक है, जो आप मतलब कि आपके रिफ्लेक्सेस में है जो भी। नर्व डैमेज बिटवीन C5 and C6, तो वो आपकी C6 होती है, हमेशा लोअर वाली जो है ना वो डैमेज होती है। लेकिन आप ना इसकी पिक्चर मैंने सेंड की है, क्योंकि ये जो है ना उस दिन क्वेश्चन पूछा था तो मुझे याद नहीं रहा बताना, तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन के साथ जो है ना उसकी पिक्चर ले लिया। अब आप देखो C5 और जो है ना C6, विल लैंड इन 10 मिनट्स। ओके, C5 और C6 के दरमियान जो है ना C5 प्रेजेंट है। ठीक है, C5 और उसके बाद, अच्छा आगे जाके वो C6 बन गया। ठीक है, C5 और C6 के दरमियान जो है आपकी C5 प्रेजेंट है, और इसी तरह से आप देखो L2 और L3 के दरमियान जो है आपकी L2 प्रेजेंट है। लेकिन ये जो होती है ना कि द नर्व रूट्स मूव लेटरली एज दे पास टुवर्ड देयर एग्जिट, ये इतना लेटली मूव कर जाती हैं। अगर वो पूछे प्रेजेंट का तो आपने फिर ऊपर वाली चूज करनी है। ठीक है, L4 L5 में से जैसे L4 वाली, और अगर वो हर डिस्क हर्निएशन का पूछे और कंप्रेस्ड नर्व रूट का, फिर आपने नीचे वाली हमेशा चूज करनी है, जैसे L4 L5 में से L5, C3 C4 में से C4, या C5 C6 में से C6, नीचे वाली हमेशा चूज करनी है। क्योंकि दे मूव लेटली एज दे पास द एग्जिट, their root corresponding to the disc space is already too lateral to be pressed on by the herniated disc। ठीक है, जो herniated disc होती है वो उस रूट को जो है कंप्रेस नहीं कर पा रही होती, लेकिन जो है
वो usually give rise to symptoms referral to the L5 nerve root, even though the L5 nerve root exists between L5 and S1। ठीक है, ये इसका है, ये इसके वो उन्होंने पिक्चर शेयर की हुई थी किसी बुक की। तो इसमें ये जो आपकी होती है ना, जो एक्चुअल में उस प्रेजेंट होती है बिटवीन, जैसे L4 L5 या C5 C6, वो बहुत लेटरल होती है, वो कंप्रेस नहीं होती। अगर वो प्रेजेंट का पूछें तो फिर आपने ऊपर वाली चूज करनी है, जो मैंने पिक्चर्स शेयर की हुई है उसमें क्लियरली पता चल रहा है कि कौन सी नर्व किन के वर्टिब्रास के दरमियान है। लेकिन जब वो नर्व कंप्रेस्ड का पूछे तो आपने नीचे वाली लगानी है, ठीक है। जो उनके दरमियान होती है वो तो फौरन लेटरली मूव कर जाती है, जो कंप्रेशन से डिस्क हर्निएशन से डैमेज होती है वो नीचे वाली नर्व डैमेज होती है। ठीक है बस, लेकिन एमसीक्यू हमेशा नर्व कंप्रेशन का आता है तो आप नीचे वाला चूज कर लेना, ठीक है। और प्रेजेंट बिटवीन का तो आप फिर ऊपर वाला चूज कर लेना। ये एक शॉर्टकट टाइप है, ठीक है। तो अच्छा, समझ आई ना चीज? पिक्चर्स देखी आपने साथ साथ? अच्छा, 139 है, a young boy with repeated RTI has bronchopulmonary sequestration what will show anomaly। तो ये सेगमेंटल मॉर्फोलॉजी है। सेगमेंटल मॉर्फोलॉजी क्या होती है? ये ना आपका कॉन्जेनिटल मेलफॉर्मेशन होती है, और एक सेगमेंट होता है आपके लंग्स का, जिसकी जो ब्लड सप्लाई है वो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन से आती है, ना कि आपके ब्रोंकियल ट्री से। ठीक है, उसकी पल्मोनरी ब्लड सप्लाई नहीं होती, जो कि बाकी बाकी आपकी लंग्स की और पूरे ट्री की होती है, पल्मोनरी ट्री की उसकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है। इसलिए उस एक सेगमेंट में जो है आपकी वेंटिलेशन नहीं हो रही होती, ठीक है ना, उसमें गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है। वो आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन से उसकी सर्कुलेशन आ रही होती है, तो उसमें जो ब्लड स्टेसिस होता है या म्यूकस स्टेसिस होता है, वो आपका एक्सचेंज नहीं हो पा रहा होता, उधर स्टेसिस होते हैं, तो बार बार इन्फेक्शन हो रहे होते हैं फिर। ठीक है, इसको कहते हैं सेगमेंटल मोर्फोलॉजी या ब्रोंकोपुलमोनरी सिक्वेस्ट्रेशंस, बट विल शो अनोमली सेगमेंटल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, बस इसका यही है कि इसमें ये मेलफॉर्मेशन होती है कि इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो बाकी लंग्स वाली नहीं होती, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाली होती है। इसलिए बार बार उसको इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, स्टेसिस हो रहा होता है उधर ब्लड का और म्यूकस का। विच वन इज रेगुलेटेड बाय विटामिन डी? तो ये आपका सीरम कैल्शियम है, ठीक है। विटामिन डी जो है वही एब्जॉर्ब करवा रहा होता है सीरम कैल्शियम को। अच्छा, a male presented to OPD with 104 fever for last 4 days. He gives history of using anti-malarial. अच्छा, he has been passing cola-colored urine for last 1 day with the deranged LFTs and increased unconjugated bilirubin. What is the? अच्छा, ये मेल है, साथ उसने एंटी ड्रग यूज किया और अब उसको कोला कलर्ड जो है यूरिन आ रहा है, तो ये आपका जो है G6PD डेफिशिएंसी है। ठीक है, फीमेल होती है, उसमें एंटी मलेरिया की हिस्ट्री भी नहीं दी होती, और लेकिन उसमें यही कॉलर कलर्ड वगैरह दिया होता है, तो उसमें आप जो है पी फाल्सिमेरा भी या मलेरिया चूज करते हैं, या क्रिसेंट शेप भी उन्होंने कभी कभी दिया होता है, तो आप पी फाल्सी पैरम चूज करते हैं। अच्छा, एक्टिन अटैच टू जी लाइन थ्रू एक्टिनिन। ठीक है, एक्टिन जो है वो एक्टिनिन से अटैच होती है, के थ्रू अटैच होती है। डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड स्ट्राइटेड मसल, तो आपका कैल्शियम कलमोडोनिन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी याद रखने हैं वो तीनों मसल्स का जो डिफरेंस है, ठीक है। और नीचे जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, कॉमन फीचर बिटवीन स्मूथ एंड स्केलेटल मसल होता है वो इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। कॉमन फीचर बिटवीन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल ट्रांसवर्स स्ट्राइशंस, ये बहुत ज्यादा आता है। कॉमन फीचर बिटवीन कार्डियक एंड स्केलेटल ट्रांसवर्स स्ट्राइशंस। डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल एंड स्मूथ, ये वही कैल्शियम कलमोडोनिन कॉम्प्लेक्स इन स्मूथ मसल शो स्लो सस्टेन्ड प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वो फटीग नहीं होते जल्दी, ठीक है, वो रेजिस्टेंट टू फटीग होते हैं। कार्डियक मसल डोंट गेट टेटनाइज्ड बिकॉज ऑफ लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड। स्मूथ मसल हैज इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल कॉमन मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन फॉर स्मूथ एंड skeletal is actin. After vagal stimulation of heart, heartbeat slows down, permeability of SC node increased for, तो ये आपका पोटेशियम होता है, ठीक है। अच्छा, पैरा आपको पता है वेगल जो स्टिमुलेशन होती है वो आपकी पैरासिम्पथेटिक की होती है, ठीक है, पैरासिम्पथेटिक होता है उसका एक्शन। अब हम इसमें जो है ना पोटेशियम और सोडियम दोनों जो है इसको कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्लो डाउन, ठीक है। अब हम इसके ना एक्शंस देख लेते हैं। पैरासिम्पथेटिक एक्ट ऑन एस नोड, डिक्रीज हार्ट रेट वाया डिक्रीज एन ए इनफ्लक्स, ठीक है। इधर सोडियम